राष्ट्रपति ने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी। प्रधानमंत्री कल नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी लोगों तक प्रभावी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। और चक्रवाती तूफान मंडौस का असर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ा। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के बीच न्याय की धारणा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अगर हम उन लोगों के स्थान पर स्वयं की कल्पना करें जिन्हें मानव से भी कम आंका जाता है, तो ये हमारी आंखें खोल देगा और हमें सही कार्य करने के लिए विवश करेगा। आज नई दिल्ली में 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये स्वर्णिम नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा स्वयं के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। The fact remains that human rights are a work in progress around the world. At home, however, we can take solace in the fact that the National Human Rights Commission has been making the best possible efforts to spread awareness about them. Now, in its 30th year, the NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. It also participates in various global forums for human rights. India is proud of the fact that its work has been appreciated internationally. राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को फिर से प्रकृति के साथ सम्मान का व्यवहार करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि मानव के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय है। उन्होंने कहा कि ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त आदर्शों के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 दिसंबर को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये गाड़ी शाम को बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी। इस दौरान यात्रियों से इस गाड़ी के यात्रा अनुभवों के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। प्रदेश और मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि ये गाड़ी सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ट्रेन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था भी की गई है। मध्य भारत की पहली वंदे भारत हमें आज प्राप्त हुई है। यहाँ पर ये ट्रेन का परिचालन नागपुर के बीच में प्रपोज्ड है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में करा गया है और यह इस क्लास की सबसे उन्नत ट्रेन है। ट्रेन जो और जगह भी चली है, ये पूरे भारत में ये छठी ट्रेन है और मध्य भारत की पहली ट्रेन है। संभवतः ये इस क्लास में सबसे आधुनिक ट्रेन है। इसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं, आरामदायक ट्रैवल और सुरक्षा प्रणालियों से ये लैस है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। इसके लिए आरक्षण आज से शुरू हो गया है। इस ट्रेन का नंबर 20825 और 20826 है।
सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार काफ़ी समय से प्रयासरत है। आज हर स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है और जहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वाराणसी जिले में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। साथ ही इन सेवाओं के लिए भुगतान करने में किसी को वित्तीय कठिनाई न हो, ये भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समारोह में स्वास्थ्य को यूनिवर्सल बनाने पर भी चिंतन किया जाएगा। आप सबसे मेरी ये भी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उपलब्ध कराना है। मोदी जी ने कहा है कि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है। जब हम आजादी के अमृत काल से पार हो रहे हैं और आज से 25 साल के बाद हम देश का शताब्दी वर्ष मनाए, तब तक हमें देश को समृद्ध करना है और देश को समृद्ध करने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो नींव है वो हमारे देश के स्वस्थ नागरिक स्वस्थ होने में है और हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, उसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा समारोह में CHO और सशक्त पोर्टल के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ ABHWC और टेलीमानस के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के सहयोग की अपेक्षा की। श्री मोदी ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ G20 की अध्यक्षता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से हटकर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारे देश के हर हिस्से की विशिष्टता को सामने लाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करने पर जोर दिया ताकि वे व्यापार, निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकें। बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट संदेश में बताया है कि G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक आगामी सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में होगी। इस बैठक की तैयारी के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगंतुकों को विश्व स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया। आज छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अमर शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह ने गरीबों और आदिवासियों की भलाई के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। राज्यपाल ने प्रदेश की जनता से ऐसे वीर शहीदों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर नारायण सिंह के मातृभूमि के लिए योगदान को याद करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जननायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। श्री बघेल ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह के साथ सिंह के अन्याय के खिलाफ संघर्ष, मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर अपने गृहनगर पहुंच गए। वहां नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई। सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई।
अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर आज बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में भी विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान मंडौस का असर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ा है। इसके चलते उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और बढ़ गई हैं। सुबह और रात के साथ अब दोपहर और शाम को भी ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश भर में कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं चक्रवाती तूफान मंडौस के असर से बस्तर में हल्की वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ेगी। इधर चक्रवाती तूफान मंडौस आज तड़के ममलापुरम के नज़दीक उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया। ये तूफान कल आधी रात तटीय क्षेत्रों से टकराया था, लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर सामान्य बारिश हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।